Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to learn about disaccharides. As is evident from the name, a disaccharide consists of two monosaccharide units, similar or dissimilar, held together by a glycosidic bond. Disaccharides के बारे में आप Principles of Human Nutrition में भी पढ़ चुके हुए हैं. Disaccharides simply दो सेक्राइड यूनिट्स होते हैं. डाई कहीं भी अगर वर्ड आता है तो दैट मीन्स टू, और सेक्राइड मीन्स शुगर. तो टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिला के डाइसेक्राइड्स बनाते हैं. और ये हेल्ड टुगेदर कैसे होते हैं? बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं. इसका मतलब है कि दोनों, चाहे अगर फॉर एग्जांपल दोनों ग्लूकोज यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है, या एक ग्लूकोज यूनिट हो सकता है, एक आपका फ्रुक्टोज यूनिट हो सकता है. तो इट डिपेंड्स कि कोई भी दोनों जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं वो सेम शुगर्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट शुगर्स भी हो सकते हैं. डाइसेक्राइड्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्वीट टू टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट में. डाइसेक्राइड्स की दो टाइप्स हैं, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स और नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स. रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स विद फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैल्टोज और लैक्टोज. इसका मतलब ये है जो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि वो शुगर्स जिनके फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप्स होते हैं वही रिड्यूस होके डिफरेंट रिएक्शंस बनाते हैं, वही रिड्यूस होके और कंपोनेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं. नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज विद नो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, एग्जांपल सुक्रोज और ट्रेलोज. तो वो शुगर्स जिनके फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स नहीं होते हैं वो किसी और के साथ अटैच नहीं हो सकती, इसलिए हम उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं. मैं अब आपको ये रिएक्शंस बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको समझ आ जाए. तो रिड्यूसिंग शुगर मैं आपको बता चुकी हुई हूँ, हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो वो सारी शुगर्स जिनमें हेमी एसिटल होता है या हेमी कीटल होता है हम उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. ठीक है, हेमी एसिटल्स को देखें तो आपके हेमीसेटल्स को देखें तो दे हैव वन OH ग्रुप एंड वन OR ग्रुप अटैच टू सेम कार्बन. ये OH ग्रुप और OR ग्रुप सेम कार्बन के साथ अटैच होते हैं. Sugars with hemiacetal are in equilibrium with a ring opened form containing an aldehyde and will react as a reducing agent towards certain oxidizing metals or other tests. तो इसमें आपका जो ये ग्रुप है ये आपका जाके रिएक्शन के ज़रिए से कंबाइन हो जाता है दूसरे कंपोनेंट्स के साथ. ये ग्रुप आपका रिड्यूस होता है एक्चुअली. तो जैसे यहाँ पे देखें ये दोनों हेमी एसिटल्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. इनके जो ये वाले ग्रुप्स हैं ये फ्री होते हैं. A sugar without a hemiacetal is a non-reducing sugar. Acetals are locked and not in equilibrium with a ring opened form with an aldehyde. They will therefore not react as a reducing agent. तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सुक्रोज की एग्जांपल लें तो जैसे ये दोनों ग्रुप्स हैं ये आपस में ही लॉक्ड इन है, तो किसी दूसरे कंपोनेंट को कोई जगह नहीं मिलती रिएक्शन करके साथ में अटैच होने की, तो इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं. ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं डाइसेक्राइड्स के जो अभी हम आगे देख लेते हैं. Maltose is composed of two
alpha D glucose units held together by an alpha 1 to 4 glycosidic bond. तो माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ है. इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ऑन C1 of second glucose answers to the reducing reactions besides the osazone formation. तो माल्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप C1 पर होता है, ठीक है. तो सेकेंड ग्लूकोज के C1 पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो रिड्यूसिंग रिएक्शंस पे काम करता है, क्योंकि आपका जो C4 है वो तो अटैच हुआ होता है फर्स्ट ग्लूकोज के साथ, इसलिए C1 जो है वो यूज़ हो रहा होता है रिडक्शन रिएक्शंस में. Maltose can be hydrolyzed by dilute acid or the enzyme maltase to liberate 2 molecules of alpha D glucose. तो अगर हम माल्टोज की ब्रेक डाउन करें तो हमें सिंपल ग्लूकोज मिलेगा. तो माल्टोज क्या एसिड से भी हाइड्रोलाइज हो जाता है और एंजाइम माल्टेज से भी हाइड्रोलाइज हो जाता है और 2 अल्फा डी ग्लूकोज देता है. ये देखिए, तो ये आपके दोनों ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज यूनिट्स हैं. पहले ग्लूकोज के अल्फ़ा 1 कार्बन का आपस में रिड्यूस हुआ हुआ है, ठीक है, दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन पर, इसीलिए अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और रिड्यूसिंग रिएक्शंस में इसका जो दूसरी कार्बन का फर्स्ट कार्बन है, दूसरी ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो यूज़ हो रहा होता है रिडक्शन रिएक्शंस में. In isomaltose, the glucose units are held together by alpha 1 to 6 glycosidic linkages. अच्छा, माल्टोज से ही मिला जुला स्ट्रक्चर है, उसको हम आइसोमेल्टेज कहते हैं. उसमें जैसे माल्टोज में अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स थे, वैसे आइसोमेल्टेज में अल्फ़ा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं. Cellulose is another disaccharide identical in structure with maltose except that the former has beta 1 to 4 glycosidic linkage. तो जो सेलोबियोज है वो दूसरा डाइसैकराइड है. ये भी माल्टोज जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो अल्फ़ा के बजाय बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है. तो इसका मतलब ये है, बीटा कैसे होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो जाएगा. तो आपका अगर बीटा है तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरीके से होगा. यहाँ पे आपका OH होता है, ठीक है, OH ऊपर होगा आपके. तो जब आपस में रिएक्शन होता है तो वो इस तरीके से होता है. तो ये बीटा का रिएक्शन है, ठीक है. तो जो आपका सेलोबियोज है वो फॉर्म हो रहा होता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपका सेलोबियोज बनता है, ठीक है. आइसोमेल्टोज और सेलोबियोज बिल्कुल मेल्टोज जैसे हैं. थोड़े बहुत डिफरेंसेस ये हैं कि आइसोमेल्टोज अल्फ़ा 1 to 6 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है और सेलोबियोज बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनाता है 2 ग्लूकोज यूनिट्स के दरमियान में. आगे चलते हैं. सुक्रोज इज़ ए टेबल शुगर. इट इज़ अ शुगर ऑफ कॉम्बिन्स एंड इट इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय शुगर केन एंड शुगर बीट्स. तो जो आपकी सुक्रोज है वो आपने हमेशा याद रखनी है, वो हमारे ज़्यादातर खानों में जो चीनी डल रही होती है, लिटरली इट्स चीनी. ये शुगर है जो हम कॉमन टेबल शुगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं खानों में, ठीक है, जो हमारे किचन में पड़ी होती है, वाइट क्रिस्टलाइन शुगर, दैट सुक्रोज एक्चुअली. अब सुक्रोज को इज़ द शुगर ऑफ कॉमर्स इसलिए कहा हुआ है कि ज़्यादातर बाज़ार में ये बेची जाती है. ये आती है आपकी शुगर केन से और शुगर बीट्स में से, चुकंदर में से और गन्ने में से.
Sucrose is made up of alpha D glucose and beta D fructose. The two monosaccharides are held together by glycosidic bond between alpha 1 to beta 2, between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose. तो सुक्रोज़ आपकी एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से मिलके बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखें कि जो ग्लूकोज है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, जबकि जो फ्रुक्टोज है वो बीटा डी फ्रुक्टोज है। तो क्योंकि वो बीटा डी फ्रुक्टोज है तो फिर इसमें डिफरेंस भी आ जाता है। यहाँ पे जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो वो C1 और C2 के दरमियान में बनता है। The reducing groups of glucose and fructose are involved in glycosidic bond, hence sucrose is a non-reducing sugar and it cannot form oxazones. अभी तक जो हमने डाइसैकराइड्स पढ़ रहे हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, लेकिन सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स थे ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के दोनों ही इन्वॉल्व हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के, तो फिर इस शुगर में और कोई रिड्यूसिंग ग्रुप बचता नहीं है, इसीलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ग्लूकोज जो है पायरानोज की फॉर्म में है, फ्रुक्टोज फ्यूरानोज की फॉर्म में है, ठीक है, फ्यूरान रिंग है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 टू बीटा 2 के दरमियान में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो फिर और कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचता नहीं है, क्योंकि आपको पता है रिड्यूसिंग रिएक्शन सिर्फ हेमी एसिटल या हेमी कीटल पे होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोज ग्रुप्स पे होते हैं, ठीक है। तो और कोई ग्रुप बचता नहीं है, इसीलिए ये शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। Sucrose is an important source of dietary carbohydrate. हम बार डिस्कस कर चुके हैं। हम अपनी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, शुगर जो ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स की फॉर्म में होती है और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है। वो जो शुगर की फॉर्म में होती है तो जो सबसे ज़्यादा हम ले रहे होते हैं वो हम सुक्रोज ले रहे होते हैं एज अ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। It is a sweetener than most other common sugars, namely glucose, lactose and maltose. It is sweeter than other common sugars. ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन सबसे ज़्यादा जो मीठी है वो सुक्रोज़ है, इसीलिए हम ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज को मेजर कर रहे होते हैं कॉमन स्केल पे, जो कि सुक्रोज़ है। सुक्रोज़ को हमने कॉमन स्केल बनाया हुआ है। सुक्रोज इज़ एम्प्लॉयड एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री। तो हमारी फूड इंडस्ट्री में स्वीटनिंग एजेंट आपका सुक्रोज होता है। द इंटेस्टाइनल एंजाइम सुक्रेज hydrolyzes sucrose to glucose and fructose which are absorbed। तो आपका जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए, बीच में बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो हमारी बॉडी में मौजूद है और उस एंजाइम को कहते हैं सुक्रेज, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज की अब एक एबिलिटी है, ये याद रखिएगा कि सुक्रोज, एक तो सुक्रोज का जो रिएक्शन हो रहा था वो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में हो रहा था, अल्फ़ा शुगर और बीटा शुगर के दरमियान में। दूसरा, अल्फ़ा शुगर जो थी, तो आपने ये बात याद रखनी है कि सुक्रोज, सॉरी मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सुक्रोज आपकी एक शुगर आपकी पैरानोज फॉर्म में है और एक शुगर आपकी फ्यूरानोज फॉर्म में है। और दूसरी बात ये है कि ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। हम उस पर बात कर लेते हैं कि इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है। इन नेचर सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, ठीक है, लेकिन जब वो हाइड्रोलाइज होती है तो सुक्रोज लीवोरोटेटरी हो जाती है। इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रोरोटेटरी पॉजिटिव
to levorotatory negative is referred to as inversion. ठीक है, आपकी शुगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी थी, हाइड्रोलाइज होने के बाद लीवोरोटेटरी हो गई, इसको हम इन्वर्जन कह रहे हैं. द हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर. तो जो हमारी सुक्रोज है हम उसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज बाय द एंजाइम सुक्रेज और इट्स ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेज और डाइल्यूट एसिड liberates one molecule of glucose and fructose. अच्छा, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज की, ठीक है, एंजाइम से कर रहे हैं या एसिड से कर रहे हैं, तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है. तो जब ये स्प्लिट हो रहे होते हैं, इट इज़ पोस्टुलेटेड दैट सुक्रोज which is a dextrorotatory sugar is first split into alpha D glucopyranose and beta D fructopyranose. Both are dextrorotatory. However, beta D fructofuranose is less stable and immediately gets converted to beta D fructopyranose, which is strongly levorotatory. The overall effect is that dextrosucrose on inversion is converted to levo form. तो आपकी जो देखें सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी थी, जब स्प्लिट हुई, जैसी हाइड्रोलिसिस हुई उसकी, वो स्प्लिट हो गई और उसने दे दिया अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज. अभी ये दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं, लेकिन जो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज है वो लेस स्टेबल होता है. ठीक है, ज़्यादा उसकी, देखिए हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन केमिस्ट्री, ठीक है, जितने भी आप आगे कंपाउंड्स पढ़ेंगे, सब्सटेंसेस पढ़ेंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सब के सब जो हैं हमेशा बैलेंस फाइंड कर रहे होते हैं. ठीक है, उनकी कुछ स्टेट्स होती हैं जिनमें वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो प्रॉपर्ली उसमें वर्क नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो वो उनके लिए लेस फिज़िकली एक्टिव या लेस फिजिबल फॉर्म होती है, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कन्वर्ट होने की टू लेस स्टेबल फॉर्म, टू ए स्टेबल फॉर्म. ठीक है, तो ये हर आपकी जो है कंपाउंड की नेचर है. इसी तरीके से बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज लेस स्टेबल है, इसीलिए वो फ़ौरन से बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज में कन्वर्ट हो जाता है. जब बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज में वो कन्वर्ट होता है तो वो स्ट्रॉन्गली लीवोरोटेटरी हो जाता है, क्योंकि बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज की जो नेचर है वो लीवोरोटेटरी नेचर है. ओवरऑल इफेक्ट ये आता है कि डेक्स्ट्रोसुक्रोज इन्वर्जन पे लीवो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद होना चाहिए, और इसका बहुत ही सिंपल सा आपका कह लें कॉन्सेप्ट है. रिवाइज़ कर रही हूँ, इसमें सिंपल ये है कि आपकी सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, वो हाइड्रोलाइज होती है, हाइड्रोलाइज होने के बाद वो लीवोरोटेटरी हो जाती है. ये जो प्रोसेस है ऑप्टिकल रोटेशन के चेंज होने का, इसको हम इन्वर्जन कहते हैं, और जो शुगर इस तरीके से चेंज होती है उसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये हाइड्रोलाइज होती है तो बीटा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज मिल रही होती है, लेकिन फ्रुक्टोफ्यूरानोज लेस स्टेबल है, इसलिए वो बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब फ्यूरानोज से वो पायरानोज में कन्वर्ट हो रही है. फ्रुक्टोपायरानोज में जब वो कन्वर्ट होती है तो उसकी नेचर लीवोरोटेटरी है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट जो है वो लीवोरोटेटरी हो जाता है. नेक्स्ट आप आ जाए लेक्टोज पे. लेक्टोज इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर सिंस इट इज़ द डाइसैकेराइड फाउंड इन मिल्क. तो लेक्टोज आपकी ज़्यादातर सिर्फ मिल्क से ही मिलती है, सारे मैमल्स के मिल्क में से मिल रही होती है. लेक्टोज कंपोज होती है एक गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और वो होती किस तरह से है, ये अब जो लेक्टोज है ये बीटा में होगी, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों के दरमियान में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. द एनोमेरिक कार्बन ऑफ C1 ग्लूकोज इज फ्री, हेंस लेक्टोज एक्सिबिट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म्स ओसाजोन्स. तो ओसाजोन्स जो हैं वो ये हैं, वो सारी शुगर्स जिनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो ओसाजोन्स बनाती हैं. ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपकी डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स आ रही होती हैं.
तो लैक्टोज़ में भी एनोमेरिक कार्बन C1 फ्री होता है, तो वो आपका रिड्यूस हो जाता है, तो वो आपका ओसोजोन बना रहा होता है. लैक्टोज ऑफ मिल्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इन न्यूट्रिशन ऑफ यंग मैमल्स. क्योंकि जितने भी इन्फेंट्स हैं उनको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, उनकी जो कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है वो लैक्टोज होती है मिल्क में. इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल एंजाइम लैक्टेज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो जब ये हाइड्रोलाइज हो रहा होता है तो बॉडी में इसके लिए एंजाइम होता है लैक्टोज के लिए, उसको हम कहते हैं लैक्टेज. वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. लैक्टोज में आपका जो अल्फ़ा है, आपका जो C1 कार्बन है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ शो करता है, तो ये ओसोजोन्स बना लेगा. बीटा 1 to 4 लिंकेज होता है गैलेक्टोपायरानोस में और ग्लूकोपायरानोस में. फिर एक और कंपोनेंट है, उसको हम लैक्टुलोज कहते हैं. लैक्टुलोज इज अ सिंथेटिक डाइसैकेराइड containing galactose and fructose. It is neither digested nor absorbed in the intestine. लैक्टुलोज आपकी सिंथेटिक डाइसैकेराइड है, ठीक है, खुद से बनेगी. सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड. इसके अंदर गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज होती है. इसके अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज नहीं होगी, बल्कि गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज होगी. ये तो ना डाइजेस्ट होती है इंटेस्टाइन में और ना ही एब्जॉर्ब होती है. लेकिन लैक्टुलोज इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक encephalopathy. It is a disorder characterized by elevated plasma ammonium levels. तो लैक्टुलोज आपकी डाइजेस्ट से एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन लैक्टुलोज ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में. हेपेटिक इंसेफेलोपैथी आपकी लिवर का डिजीज़ है ये. इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. और अमोनिया जो है वो टॉक्सिक है. तो बॉडी हमेशा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपका अमोनिया होता है, उसको कन्वर्ट कर देती है यूरिन में, ठीक है. वो लेस टॉक्सिक होता है और फिर उसको एक्सक्रीट करती है. लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर आपका बॉडी प्रॉपर्ली वर्क ना कर पाए तो प्लाज्मा में आपके अमोनियम लेवल्स हाई हो जाते हैं. सो लैक्टुलोज यहाँ पे आता है, काम करता है. और लैक्टुलोज क्या करता है? लैक्टुलोज कन्वर्ट्स अमोनिया NH3 in the lumen to ammonium ion NH4. This results in the reduction in the plasma reduction of NH3 in the plasma, since NH4 plus ions are not easily absorbed. तो NH3 को वो सिंपली अमोनिया को अमोनियम आयन्स में कन्वर्ट कर रहा होता है. और अमोनियम आयन्स आपके ज़्यादा इजीली अब्जॉर्ब भी नहीं होते और लेस टॉक्सिक होते हैं. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन. अल्लाह हाफ़िज़.